हे माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वेल एकेडमी। माय नेम इज लामिया नसीम और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो थर्मोडायनेमिक्स की इंपॉर्टेंस आप वेरी वेल अच्छे से जानते होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है, कितना कोर सब्जेक्ट है। गेट, ईएसी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही साथ अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, आपको कहीं किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करनी है जो कि मैकेनिकल ब्रांच से रिलेटेड है, तो वहां पर भी आपसे थर्मोडायनेमिक्स से डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पूरी सीरीज में मैं आपको बहुत अच्छे से थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाने वाली हूँ। एक एक पॉइंट, एक एक जो टॉपिक है आपका, उसको इतनी अच्छे से मैं क्लियर करूंगी कि थर्मोडायनेमिक्स के जो डर होता है स्टूडेंट्स के अंदर, वो सारी चीजें रिमूव हो जाएंगी। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे सिलेबस डिस्कस करूंगी, गेट ईएसी में इसका वेटेज डिस्कस करूंगी और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देंगी थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन का, और ये भी बताऊंगी कि माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट क्या होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपसे सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात करें तो ये सारे चैप्टर्स के नेम मैंने लिख दिए हैं। पहले बेसिक्स, उसके बाद जीरोथ लॉ एंड टेम्परेचर मेजरमेंट, हीट एंड वर्क, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, एंट्रोपी, एक्सर्जी, अवेलेबिलिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ द प्योर सब्सटेंस, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी एंड एयर साइकिल। एयर साइकिल भी हम लोग इसी में कवर कर लेंगे। वैसे तो ये पावर प्लांट का पार्ट है, बट गेट में आता है तो अलग से इसको नहीं पढ़ेंगे, इसी में ही मैं इसको कवर कर लूंगी। बेसिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट डिस्कस करेंगे, मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट डिस्कस करेंगे, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री के बारे में डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ बाउंड्री के बारे में मैं आपसे बात करूंगी, और साथ ही साथ हम लोग प्रॉपर्टी समझेंगे, स्टेट ऑफ द सिस्टम को समझेंगे, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग अच्छे से समझेंगे, एंड टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइसेस के ऊपर भी मैं बात करने वाली हूँ सेकेंड चैप्टर में। हीट एंड वर्क में डिफरेंट प्रोसेस के लिए किस तरीके से हीट एंड वर्क को फाइंड किया जाता है, हीट एंड वर्क की डेफिनेशन क्या है, और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको कराने वाली हूँ, बिकॉज इस पूरे सब्जेक्ट में क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कमांड क्वेश्चंस में नहीं है तो इसमें थ्योरी किसी भी काम की नहीं रहती है। तो थ्योरी कम पढ़ेंगे, क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। शुरू से मेरे साथ पूरी इस सीरीज में मेरा साथ दीजिएगा। एक एक जो भी वीडियो आपको मिलेगी, एक एक वीडियो आप अच्छे से देखिएगा तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा हद तक क्लियर करा दूंगी मैं, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग फर्स्ट लॉ को डिस्कस करेंगे, सेकंड लॉ में सेकंड लॉ को डिस्कस करेंगे, ओके। उसके बाद एंट्रोपी के बारे में डिस्कस करेंगे। एंट्रोपी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक्सर्जी, अवेलेबिलिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ द प्योर सब्सटेंस, इसमें ड्राइनेस वगैरह, ड्राइनेस फ्रैक्शन वगैरह हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में मैं बहुत सारे आपको एक्सप्रेशंस देने वाली हूँ जो डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं गेट एंड ईएसी में, ओके। उसके बाद एयर साइकिल के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ब्रेटन साइकिल वगैरह भी इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम लोग कवर कर लेंगे। तो ये पूरा सिलेबस है, इसी सीरीज में मैं चलने वाली हूँ, तो आप इसे अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हो। और प्लीज आप कभी भी कोई भी सब्जेक्ट मेरे साथ शुरू करो, एक स्पाइरल कॉपी जरूर रखो अपने पास। सिर्फ वीडियो देखने से आपका काम नहीं बनेगा, बार बार आप वीडियो को रेफर भी नहीं कर सकते। तो एक बार मेरी वीडियो देखिए, उसके बाद आप नोट्स बनाइए। फर्दर रिवीजन के लिए मेरी वीडियो ना प्रेफर करके आप वो नोट्स प्रेफर करिए। और आप जानते हो, अगर आपने मेरा फ्लूइड मैकेनिक्स वाली सीरीज फॉलो करी है तो डेफिनेटली आप जानते होंगे मैं एक एक डेफिनेशन, एक एक एक्सप्रेशन, सारी चीजें बोर्ड पर लिख देती हूँ। तो मेरे वीडियो से ही आपके बहुत ही अच्छे नोट्स बन जाएंगे। तो कोई भी परेशानी वाली बात नहीं कि कंटेंट कहां से मिलेगा पढ़ने के लिए। क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी आप कहां से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, और बोर्ड पर भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाली हूं। फ्लूइड मैकेनिक्स में थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, मैंने वहां पर थ्योरी पर ज्यादा ध्यान दिया कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा पाए, कैपिलैरिटी समझा पाए, सरफेस टेंशन समझा पाए, छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, बॉइंट फोर्स क्या होता है, बॉयंसी फोर्स लगता क्या है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, कर्व सरफेस पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कैसे निकालते हैं, वहां पर मेरा पूरा एम था कि आपकी थ्योरी क्लियर करा दें। बट यहां पर मेरा पूरा एम होगा कि आपके क्वेश्चंस की अप्रोच जो होगी उसको मैं आपको सिखा दूं कि थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करे जाते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये पूरा सिलेबस होने वाला है। ये पूरी सीरीज जो थर्मोडायनेमिक्स की चलेगी, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। रेगुलर आपको वीडियोस मिलेंगी इसके, पर डे आप वीडियो देखो, कॉपी बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं आपको डेली क्वेश्चंस देने वाली हूं, डेली क्वेश्चंस के साथ आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ओके। तो ये समझ गए। अब मैं बात करती हूँ गेट और ईएसी में इसके वेटेज की। तो अगर आप गेट की बात करो तो गेट में अगर 2016 से लेकर 2020 तक का अगर आप पैटर्न देखोगे थर्मोडायनेमिक्स के लिए, तो आपको 8 to 11 मार्क्स की थर्मोडायनेमिक्स मिलेगी, ओके। तो ये आप देख सकते हो 8 to 11 मार्क्स कम नहीं होते हैं गेट के लिए। आपको 10 मार्क्स अगर कोई सब्जेक्ट दे के जा रहा है, इसका मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ओके। तो गेट में 8 to 11 मार्क्स की आती है। और अगर मैं ईएसी प्री की बात करूं,
ओके, 2 पेपर होते हैं ईएसी के, एक पेपर होता है हमारा प्रीलिम्स का पेपर और दूसरा हमारा क्या होता है कन्वेंशनल। तो अगर मैं प्री की बात करूं तो प्री में कई बार 8 क्वेश्चन आए हैं, कई बार 14 क्वेश्चंस भी आए हैं, 12 क्वेश्चन भी आए हैं, 10 क्वेश्चन भी आए हैं। तो अगर आप इसे पूरा एवरेज निकालो इसका तो 20 to 28 मार्क्स की आपको प्री में बेसिक थर्मोडायनेमिक्स देखने को मिलेगी। और अगर हम लोग पूरी थर्मल इंजीनियरिंग की बात करें, थर्मोडायनेमिक्स, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, आईसी इंजन, पावर प्लांट, अगर ये सारे सब्जेक्ट को कंबाइन करके आप देखोगे तो ईएससी प्री में सिर्फ 55 to 60 मार्क्स का वेटेज है। ओके, 55 to 60 मार्क्स का वेटेज है सिर्फ थर्मल इंजीनियरिंग का। और अगर सिर्फ इंडिविजुअल आप बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखोगे तो 20 to 28 मार्क्स की आपको थर्मोडायनेमिक्स देखने को मिलेगी ईएससी प्री के पेपर में। तो आप देख सकते हो, चाहे आप ईएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, चाहे आप गेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, दोनों के लिए ही सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये हो गया हमारा वेटेज के बारे में। सिलेबस मैंने डिस्कस कर लिया, वेटेज डिस्कस कर लिया, आपको पूरा पैटर्न समझा दिया, किस तरीके से सब्जेक्ट हमारा चलेगा, कैसे आपको वीडियोस मिलेंगी और किन चीज़ों पे हमारा ज़्यादा फोकस होने वाला है। अब चलिए डिस्कस करते हैं व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है। जो पहला वर्ड है दैट इज कॉल्ड थर्म। ओके, और दूसरा वर्ड क्या है? दूसरा वर्ड है हमारा डायनेमिक्स। तो ये जो थर्म है इसको हम लोग बोलते हैं हीट। ओके, थर्म का जो मीनिंग है, एक्चुअल में जो थर्म की मीनिंग है दैट इज कॉल्ड हीट। और डायनेमिक्स का मतलब क्या है? द मीनिंग ऑफ डायनेमिक्स इज कॉल्ड मोशन। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या करते हैं? हीट के मोशन की स्टडी करते हैं। ओके, यही तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है? मोशन में कोई भी चीज है हम लोग उसकी स्टडी कर रहे हैं और वो कोई भी चीज क्या है? हीट है। तो हीट के मोशन को स्टडी करना हमारा कहलाता है थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, ये डेफिनेशन अभी नहीं लिखते हैं, पहले मैं आपको एम बताती हूँ। व्हाट इज द एम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? एम क्या है? थर्मोडायनेमिक्स का एम है किसी भी नॉन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देना, जिसे हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सके। अब नॉन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है? अगर मैं आपको समझाऊं व्हाट इज नॉन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, नॉन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी हमारी होती है हीट। हीट इज कॉल्ड नॉन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शन दिए होते हैं हीट, वर्क, ओके, इस तरीके हीट एंड वर्क बोथ, नाइदर हीट नॉर वर्क, इस तरीके से ऑप्शन दिए रहते हैं और आपसे पूछता है कि इनमें से नॉन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी कौन सी है, तो हीट इज कॉल्ड एज नॉन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो थर्मोडायनेमिक्स का एम क्या है? इस हीट को कन्वर्ट कर दे किस में? ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में। ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। आज मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ाने वाली, सिर्फ मैं आपको बेसिक नॉलेज दे रही हूँ ताकि आपको आगे पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। अब ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी के ऊपर अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी हमारा होता है वर्क। तो मेन एम जो थर्मोडायनेमिक्स का है, जो थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ते हैं, हमारा मेन एम है कि हीट को हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम कन्वर्ट कर दें किसमें? वर्क में। ओके, अब एक बात और हमेशा ध्यान रखिएगा, नॉन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम लोग ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में तो कन्वर्ट कर सकते हैं बट नॉट कंप्लीटली। ओके, कुछ पार्ट ही हम लोग हीट का वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं और कुछ वेस्ट हमारा होगा। सपोज कर लीजिए हमारे पास जो हीट है वो 100 किलो जूल है। ओके, तो 100 किलो जूल ऑफ हीट को हम लोग 100 किलो जूल ऑफ वर्क में चेंज नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ बीच में लॉसेज होंगे, इसका कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट नॉन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी कंप्लीटली। तो हीट इंजन हमारा एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें हम लोग नॉन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी का कुछ पार्ट ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उसे हम लोग यूज करते हैं। ओके, और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को अगर हमें नॉन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो हम लोग कंप्लीटली कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी वर्क कैन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट। ओके, वर्क को हम लोग कंप्लीटली हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मगर आप चाहोगे हीट को आप वर्क में कंप्लीटली कन्वर्ट कर दो तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ये एक बात हो गई थर्मोडायनेमिक्स के एम की, जो आपको समझ आई होगी। अब अगर मैं आपसे डेफिनेशन की बात करूं तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? तो याद रखिएगा, थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद heat
एंड वर्क इंटरेक्शन। ओके, किसके किसके साथ डील करता है? हीट एंड वर्क के इंटरेक्शन के साथ डील करता है। एंड इट इफेक्ट ऑन दी प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। इट इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। तो ये डेफिनेशन हो गई थर्मोडायनेमिक्स की। याद रखिएगा, अच्छे से कॉपी बना के फर्स्ट पेज पर पहले आप सिलेबस लिखिएगा, उसके नीचे आप वेटेज लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पेज से थर्मोडायनेमिक्स की हेडिंग डाल के ये स्टार्ट करिएगा, व्हाट इज द एम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसी तरीके से आपके बहुत ही अच्छे नोट्स बनते चले जाएंगे। अब बात करते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स कुछ प्रिंसिपल पर बेस्ड है। उन प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, थर्मोडायनेमिक्स दो प्रिंसिपल पर बेस्ड है। पहला हमारा क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये कंजर्वेशन क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब है इनिशियल अमाउंट ऑफ मास एंड फाइनल अमाउंट ऑफ मास हमारा सेम होना चाहिए। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को अगर हम लोग दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो दोनों एनर्जी को देखें, मतलब इनिशियल एनर्जी का सम इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी का जो सम है वो हमारा सेम होना चाहिए। ये सारी चीजें भी हम लोग आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे, अभी आप खाली ओवरव्यू लीजिए। ओके, अब थर्मोडायनेमिक्स मेन हमारा क्या हमको बताता है? थर्मोडायनेमिक्स मेनली टेल्स अस what things are not possible. Okay, what things are not पॉसिबल। थर्मोडायनेमिक का जो मेन काम होता है, मेनली हमें थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है? ये बताता है कि क्या क्या चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं छोटा सा एग्जाम्पल देती हूं। सपोज करिए आपके पास एक कोई मेटल का ब्लॉक है जिसका जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, इसका टेम्परेचर कितना है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आपके पास क्या आया? आप एक अनदर मेटल का ब्लॉक लेके आए जो आपने इसके कांटेक्ट में रख दिया। इस तरीके से अनदर मेटल के ब्लॉक को इसके कांटेक्ट में रख दिया जिसका टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आप जैसे ही इसको देखोगे तो आप खुद से ऑब्जर्व कर सकते हो जो टेम्परेचर का ट्रांसफर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाले ब्लॉक पर होगा। यानी ये जो 50 डिग्री वाला ब्लॉक है इसका टेम्परेचर राइज करेगा और ये जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला ब्लॉक है इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। आपको कैसे पता चला? क्योंकि हमें पता है कि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। हीट का जो मोशन है वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होता है अगर कोई एक्सटर्नल डिवाइस हमने नहीं लगा रखी है। क्या कभी भी आप ऐसा कर सकते हो ये 50 डिग्री का जो ब्लॉक है ये टेम्परेचर को ट्रांसफर कर दे 100 डिग्री वाले ब्लॉक की तरफ? तो ये पॉसिबल नहीं है ना। तो ये हमें कैसे पता चला? ये हमें थर्मोडायनेमिक्स में बताया कि थर्मोडायनेमिक्स ने हमें मेनली क्या बताया, क्या चीजें पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर बॉडी टू हाई टेम्परेचर बॉडी। ओके, तो ये हमारा बेसिक थर्मोडायनेमिक्स को मैंने आपको अच्छे से समझाया। ओके, अब बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट। किसी भी सिस्टम को एनालाइज करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट और एक होता है हमारा मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट। इसी को मैं नेक्स्ट वीडियो में भी कंटिन्यू करने वाली हूँ और साथ में इसमें एक और टॉपिक जोड़ेंगे दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम को आपको इतना अच्छे से समझ जाओगे आप कि कभी दोबारा भूलोगे नहीं। तो माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट की अगर मैं ऐसे इन जनरल बात करूं तो माइक्रो का मतलब क्या है? बहुत छोटा। यानी अगर कोई सिस्टम है, सपोज कर लिए ये हमारे पास कोई एक सिस्टम है और इस सिस्टम में ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसको एनालाइज करने के मैंने बोले आपसे कि आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट का यूज करो या तो आप मैक्रो स्कोपिक व्यू पॉइंट का यूज करो। तो माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट क्या कहता है कि इस पर्टिकुलर सिस्टम में जितने भी गैस मॉलिक्यूल हैं सबके इंडिविजुअल बिहेवियर को आप एनालाइज करिए। ओके, एक एक मॉलिक्यूल आप लेते जाइए और उसको एनालाइज करते जाइए और बाद में सबका समीशन कर दीजिए और एक फाइनल रिजल्ट बताइए कि इस ओवरऑल पूरे सिस्टम का बिहेवियर क्या है। ओके, तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं? इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स लेके एनालिसिस करते हैं, जबकि हमारा मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट क्या कहता है? मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट क्या कहता है? कहता है कि इस सिस्टम में
सर्टेन वॉल्यूम को कंसिडर कर लो। ओके, सपोज कर लीजिए बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, हमने इतना वॉल्यूम कंसिडर कर लिया और हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इतने वॉल्यूम की एनालाइज करेंगे, एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम लोग अपना एक व्यू बनाएंगे कि पूरे सिस्टम का जो ओवरऑल बिहेवियर है वो यही है। जस्ट लाइक अ सर्वे, जब हम लोग सर्वे करते हैं किसी भी चीज़ का तो हम लोग हर एक बंदे का सर्वे नहीं करते हैं, हम लोग डिसाइड कर लेते हैं डेंसिटी के अकॉर्डिंग, हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि 1000 लोगों के ऊपर हम लोग सर्वे करेंगे। 1000 पीपल हमने कंसिडर कर लिए, इन 1000 पीपल से हमने क्वेश्चन एंड आंसर्स पूछे, ओके, क्वेश्चंस करे, इनसे आंसर लिए, उसके बाद हम लोगों ने एक ओवरऑल व्यू पॉइंट बनाया कि हाँ अगर 1000 पीपल ये कह रहे हैं तो हमारा जो एवरेज व्यू होगा वो यही होना चाहिए। सिमिलर कंडीशन में मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट भी हमारा यही करता है, एक सर्टेन वॉल्यूम लेके हम लोग एनालाइज करते हैं, फिर मान लेते हैं कि इस पूरे सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसी तरीके का बिहेवियर शो कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी से शुरू करूंगी, इसकी आपको डेफिनेशन दूंगी, कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, कुछ और चीजें इसमें ऐड करूंगी, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम को समझाने की कोशिश करूंगी और साथ ही साथ मैं आपको नट्सन नंबर भी समझाने वाली हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये सब्जेक्ट पसंद आया होगा। जल्दी से जाइए कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट कैसा लगता है, टफ लगता है कि इजी लगता है, ये भी आप बताइएगा और उसके बाद एंड ऑफ दिस सब्जेक्ट आपके पास अच्छी नॉलेज होगी, इससे आप बेफिक्र रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।